वंचित अनुसूचित जातियों की पीड़ा को समझने वाले, उनके हकों की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी वीर योद्धा अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय डीएससी संघ की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सवाल उठता है कि चुनाव के मौसम में केवल राजनीतिक पार्टियां ही जनसभाएं करती है और वही सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है। आप लोगों के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता होगा कि ये सामाजिक संगठन आज किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारा उद्देश्य, हमारा विचार बड़ा सुस्पष्ट है। मैं आप लोगों के संज्ञान में एक बात डाल देना चाहता हूं। 1 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का डिसीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा, जिसमें 7 जजों की संख्या थी, जिसकी अगुवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, और इस 7 जज की कमेटी ने 6:1 के अनुपात से सब कैटेगराइजेशन को सही ठहराया और 7 बेंच के आंध्रा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने सब कैटेगराइजेशन को इलीगल करार दिया। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस देश के करोड़ों डीएससी समाज के लोगों की आज़ादी को, जो भले इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके थे, मगर जब उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त ही नहीं थे। अगर मैं ये कहूँ कि जो वंचित जातियों के लोग थे वो इस आज़ाद मुल्क में गुलामों जैसा जीवन जी रहे थे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, इस देश के करोड़ों लोगों ने ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़े। अब सवाल ठीक है, ये कोर्ट का फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि राज्य की सरकारें चाहे तो आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं और वो उसके करने के लिए अधिकृत है। आज उस फैसले को हुए 6 महीने होने को जा रहे हैं। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस डीएससी के फैसले को एग्जीक्यूट किया, और न केवल एग्जीक्यूट किया बल्कि इसके संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को दिल से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा की 33,74,000 लोगों को शिक्षा को आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में भी बराबर की साझेदारी देने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा से निकलकर जो इस डीएससी समाज के रणबांकुरे हैं, सरदार कश्मीर सिंह जी, जिन्होंने पहली पिटीशन
जो डीएससी सेग्रीगेशन के लिए लगाई गई थी वो पंजाब से लगाई गई थी और सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ये स्वीकार किया कि जो पंजाब सरकार द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के लिटमस टेस्ट में क्वालिफाई किया और पंजाब की वजह से ये हमारा डीएससी का आरक्षण बचा है। इसके लिए मैं सरदार कश्मीर सिंह और उनकी टीम को बधाई देता हूं। पीछे हरियाणा के लोग भी नहीं रहे। 8 स्टेटों की 23 याचिकाएं डाली गई थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो सभी राज्यों के लिए होता है, सारे देश के लिए होता है। इसी कड़ी में हम कुछ साथी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी कुछ साथी आए हुए हैं जो शायद ट्रेन लेट होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। झारखंड से भी कुछ लोग आए हुए हैं। उन सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि देवीदास जी क्यों ना हम इस आरक्षण को इस देश के प्रत्येक राज्य में लागू कराने का काम करें, जिसे सभी डेमोक्रेटिक भाषा में, सभी मीडिया के लोग, प्रशासन की भाषा में जिसे लोकतंत्र कहते हैं। वास्तव में उस लोकतंत्र का असली नाम भीड़ तंत्र है। यदि भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये तंत्र काम करने लग जाता है, और यदि भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो ये तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, जो आज तक होता रहा है। न केवल दिल्ली, न केवल हरियाणा, बल्कि भारत की तमाम राजनीतिक दलों ने कभी भी वंचित जातियों के लिए आगे बढ़कर उनके अधिकारों को दिलाने की कभी वकालत नहीं की। जैसा कि हरियाणा के चुनाव से पहले मेरे मीडिया बंधुओं ने, राष्ट्रीय चैनलों ने ये घोषणा कर दी थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मगर 22 सितंबर 2024 को जींद के अंदर एक विशाल जन समूह इकट्ठा करके हम लोगों ने न केवल भारतीय जनता की हिचकोले खाती नाव को किनारे लगाया, बल्कि कांग्रेस के मुंह से हमने उनकी विजय को निकालकर भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं समाज के लोगों और मेरे मीडिया बंधुओं। जब वर्ष 2014 में सारे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी, तब हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने हम डीएससी के लोगों से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम पहली कलम से आपके आरक्षण को बहाल करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। और हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को एक बात कही थी कि खट्टर साहब, आपने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2019 के चुनाव में 45 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 40 रह जाती है। लेकिन जो 22 सितंबर 2024 को हम लोगों ने अपना वायदा किया कि जो पार्टी हमें आरक्षण देगी हम उसको वोट करेंगे, हमने प्रधानमंत्री की लहर से भी आगे बढ़कर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। मगर इस वक्तव्य का अर्थ ये नहीं है कि हम दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमारे संगठन का, हमारे समाज के लोगों का एकमुश्त फैसला है, जो भी पार्टी, जो भी सरकार हमारे डीएससी के कानून को, डीएससी को लागू करने का काम करेगा, ये समाज उसके ही वोटों को, उसी की पार्टी को वोट करने का काम करेगा। हम इस आरक्षण के माध्यम से दिल्ली के अंदर केवल शिक्षा और नौकरियां ही नहीं पाना चाहते, बल्कि हम दिल्ली सरकार से राजनीतिक हिस्सेदारी भी मांगना चाहते हैं। दिल्ली सरकार कौन बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, आम आदमी पार्टी बनाएगी, ये हमारा विषय नहीं है।
हमारा विषय कि हमारी राजनीतिक साझेदारी जो कोऑप्शन के माध्यम से मिलती है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात दिल्ली सरकार को, दिल्ली की वर्तमान सरकार और भावी सरकार को ही बता देना चाहता हूं। हमें दिल्ली में एक वाइस चांसलर चाहिए। दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उस कमीशन के अंदर भी हमें डीएससी समाज का एक व्यक्ति चाहिए। और जो दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग है जो क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उस बोर्ड में भी हमें एक आदमी चाहिए जो हमारी शर्तों को पूरा उतरेगा, जो हमारे पैमाने पर खरा उतरेगा। ये डीएससी के मजबूत लोग, ये दुर्भाग्य रहा सभी पार्टियों का कि इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे देश में गरीब लोगों को, जो ये पार्टी के नेता रुपए के गजों से मापते हैं, मैं उन पार्टियों को चेता देना चाहता हूं कि ये रुपए के गजों से मापना, ये पैमाइश करनी बंद करे और समाज के हर छोटे वर्ग का सम्मान करना शुरू करे। जो पार्टी हमें सम्मानजनक तरीके से डीएससी समाज के अधिकारों को देगी, हम उस पार्टी को निश्चित तौर पे सत्ता में लाकर उनको सत्ता में बिठाने का काम करेंगे। हम इसके साथ साथ एक बात और साझा करना चाहते हैं। हम केंद्र की नौकरियों को भी डीएससी में विभाजित कराना चाहते हैं। अब केंद्र के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं? भारतीय रेलवे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी, बैंकिंग, LIC, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप जहां से आवंटन होता है, इन सभी एजेंसियों में भी डीएससी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। जो हमारे अधिकारों को दिलाने की बात करेंगे, ये समाज निर्बाध गति से उसकी तरफ बढ़ेगा और उसको खुले मन से वोट डालने का काम करेगा और उसकी सरकार को राजगद्दी पर बिठाने का काम। यही मेरी आपके सामने प्रस्तुति थी। आप कोई सवाल करना चाहे तो अभी जो आपने बात यहाँ पे रखी है कि अगर दिल्ली सरकार जो भी राजनीतिक दल आपकी मांग को मानेगा, आप उस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को बनते गिरा दिया और बीजेपी की सरकार वहाँ डीएससी समाज में बनवा दी। आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल ने पिछली बार भी चाहे तो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राखी बिरलान हो, चाहे अन्य पार्षद हो, कई मिनिस्टर आपको दिए हैं, कई विधायक आपको दिए हैं। तो केजरीवाल की नीतियों से आप खुश हैं? अगर वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू कर देंगे सरकार बनने के बाद, तो क्या आप केजरीवाल के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी, क्योंकि आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है हरियाणा से, तो बीजेपी अगर ये घोषणा कर देती कि हरियाणा की तर्ज में दिल्ली में आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करोगे? अभी आपकी किन राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, अभी हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं है। हमारे लिए पार्टी से बड़ा समाज है जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेगा। हम उसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हम किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस या किसी आम आदमी पार्टी के हम एम्प्लॉय नहीं है। हम उनके डेडिकेटेड वर्कर नहीं है। हम वर्कर हैं तो सोसाइटी के हैं। जिधर सोसाइटी का लाभ होगा हम उधर जा सकते हैं। अभी फिलहाल आपने किसी राजनीतिक दल से बातचीत की है, दबाव बनाने की कोशिश की? अगर कोई राजनीतिक दल आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं सुनता, वो हमारा कैसे होगा? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार भी नहीं होगा। वोट डालने की चीज होती है। वोट साहब आप थोड़ा सा बताएं। सवाल यही निकल करके आता है कि अब फिलहाल आप किसी राजनीतिक दल के संपर्क में भी नहीं है, दबाव बनाने की प्रक्रिया में भी नहीं है, तो अगर आपकी बात को ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी उनके चुनाव से पहले, तो क्या आप कोई आंदोलन करेंगे? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय है नहीं। देखिए, डीएससी समाज जो वंचित समाज है, वो एक जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये आपने जिनों का नाम लिया कि वो एक पर्टिकुलर जाति की बात करें, किसी एक को बहुत ज़्यादा दे देना और बाकियों को बिल्कुल उससे वंचित कर देना हमारा उद्देश्य है।
समानता को समान रूप से लागू किया जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है वो लागू करे। सभी जातियां, जो भी हमारे वंचित समाज की जो जातियां, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक रूप से। हम जहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा नेतृत्व करने कैंडिडेट हमारे विधानसभा और लोकसभा में नहीं होंगे तो हमारे हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज लगातार हो रहा है और फिर होता ही रहेगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ या मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ। हम समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि जो भी समाज के लिए, हित के लिए निर्णय लेगा, हमारा समर्थन उसके लिए रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं, देखिए जितना योगदान वोट देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है और वोट ना देने से दूसरे के पाले में दे देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रतिपक्ष भी मजबूत किया सकता है हमें, यदि अगर वर्तमान में चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, यदि वो हमारे इस फैसले को लागू नहीं करते और हमारे परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं लेते या अपने एजेंडा में हमको शामिल नहीं करते। हम एक बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, हम अपने विभाजित समाज को विभाजित जिन लोगों ने कर दिया, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कर दिया है, जो समृद्ध लोग हैं उनके बीच में पैसे के आधार पर उन्हीं में मतलब अधिकारों को देने की बात करें, हम उससे अलग हट के बात करें। यदि दिया जाए तो ऐसे लोग, ऐसे समाज के आगे लाया जाए जो आर्थिक रूप से भी मतलब कमजोर हैं और वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं लेकिन पैसे की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को देखने के पश्चात कैंडिडेट, लोकतंत्र में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर कैंडिडेट भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे समाज से पांचों के बराबर। मैं वही बताने वाली हूँ कि हम विरोध में, हम जो अभी एक आंदोलन की जहाँ पे बात की, हम जो 2 तारीख के बारे में मतलब देवदास जी ने बात कही है, हम दिखेगा नहीं तो बिकेगा क्या? आप तो मीडिया से हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम शोर तो मचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सोए हुए अपने समाज को तो जगा सकते हैं। हो सकता है एक वोट से सरकार बनती भी है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। तो हम, हो सकता है कि ये जो 67 और जितनी एक पावरफुल जो गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले भी और अभी, तो हम उसमें सेंध लगा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम किसके पक्ष पर विपक्ष में, लेकिन हमारे मुद्दों को जो साथ में रखेगा हम उसके साथ में रहेंगे। तो कोई ना कोई पड़ेगा ना। अब जैसे आपने 2 तारीख को अगर आंदोलन करते हैं, अगर आप 2 तारीख को आंदोलन करते हैं और उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक दल आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता, हाँ ठीक है, आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये, हम अवेयर करेंगे कैंडिडेट के साथ भी, और जो हमारे अध्यक्ष हैं देवीदास जी, मिलकर इस चीज पर निर्णय लेंगे। और हो सकता है कि हम, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डीएससी गठबंधन संगठन है, आप अपने प्रत्याशी को चुन करके मतलब कुछ लोगों को आप समर्थन करें? नहीं, हम अभी और राजनीतिक रूप से चीजें तो नहीं, हम नहीं ये जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके अंदर तो बेस ही नहीं है ना डीएससी का, कि जैसे और दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल है। तो क्या डीएससी का ये कोई ऐसा कोई सिस्टम निकल के आ रहा है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए तब लड़ा जाए? और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वंचित हो ना आप लोग, तो कि समाज वंचित है, तो इसमें कैसे मतलब आप इसको पिक करोगे? क्योंकि अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है तो कोई बेस नहीं है, अगर पॉलिटिकल बेस है तो सब कुछ निकल के आएगा। तो इसके लिए करोगे कैसे? जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई ने बोला, पूछा आपसे कि अभी आप करना क्या चाहते हो, इसके बाद अभी आप अभी इसके अंदर कोई हिस्सेदारी, भागीदारी रखोगे? और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है इस समाज का, जिसे हम अपना समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, और इसकी संख्या भी भारी है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। छोटा समाज जिनकी संख्या कम है, वो सक्रिय है, सत्ता में बैठा हुआ है, तो कैसे मतलब आगे का रास्ता तुम निकल के लाओगे इस चीज? देखिए महार साहब, आपने जो सवाल किया है वो आपके अंदर की पीड़ा को साफ कर सकता है। जैसा इन साहिबान ने सवाल किया है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे वार्ता नहीं करती तो क्या निर्णय लेंगे। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का आपको रेफरेंस दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए या हम उनके डेडिकेटेड हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंस आपसे इसलिए दिया है
कि हरियाणा में जो सपोर्ट किया, हरियाणा में डीएससी जब इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने सत्ता को बदल लिया, और जब सत्ता को और किसी को सत्ता में ला भी सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। अभी बात हुई थी, एक वोट की भी बड़ी वैल्यू होती है। राजस्थान से सीपी जोशी होते थे, एक वोट से चुनाव हार गए थे, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कीजिए, एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी। तो वोट की बड़ी कीमत है। और जो आप कहते हैं कि कोई दल नहीं आएगा, नहीं आए। मान्यवर जी, आपको लगता नहीं है कि आपका समाज पहले से ही वंचित है, नॉन पॉलिटिकल दिखाई देते हैं? लेकिन एक बात बड़ी सोचने और विचारधीन बात है, एक व्यक्ति विशेष थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो अकेले थे, और आप तो आपकी संख्या करोड़ों और लाखों में पहुंच चुकी है, फिर भी आप पॉलिटिकल बेस से वंचित। और अभी देखिए, आप पॉलिटिकल बेस ना बनाने का एक रीजन बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि आपके बच्चों को वो जगह नहीं मिल रही जो यूपीएससी और एसएससी में होती है, जो डॉक्टरेट में होती है, जो जुडिशरी में होती है, वहां जगह नहीं है। दूसरा, आपके बच्चों की यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में हत्या की जा रही है। अभी तो दिल्ली में भी शुरू हो गया। एक 6वीं क्लास के स्टूडेंट को 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने, जो जाट कम्युनिटी से था और वो वाल्मीकि समाज से था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत था और स्पोर्ट्स में और एजुकेशन के अंदर आगे निकल रहा था। 6वीं क्लास का बच्चा, अभी पिछले दिनों में उसकी हत्या कर दी गई। 12वीं क्लास के बच्चे को बुला के उसको मार दिया गया। तो आप ये डीएससी जो अपना जो एक वो है, क्या नाम है, ग्रुप है, एक समाज है, वो अपने घर बैठ के रो पीट के ऐसे ही, क्या नाम है, हरियाणा में भी चल रहा है, ऐसे ही पंजाब में भी चल रहा है, कई जगह पर जा रहा है। तो इसके लिए आपका पर क्या है? आपका ग्रुप क्या कहता है कि भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटी की इज्जतें लूटी जा रही है, और दिल्ली में हो गया तो दिल्ली में हत्या करनी शुरू कर दी, तो फिर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टियों में तो बहुत है, लेकिन विदाउट पॉलिटिकल चाबी के आप कैसे काम कर लोगे? ये आपका सवाल थोड़ा लंबा है, अति गंभीर है। उस गंभीरता को समझते हुए मैं केवल इतना नहीं सकता, जब हम इसको नेशनल वाइड कराने के रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं हमें टकराना पड़ेगा, कहीं किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात जिन बच्चों की, जिन महिलाओं की आप बेआबरू होने की बात कर रहे हैं, हमारे हरियाणा जिले में हमने इस प्रथा को बहुत सख्ती से विरोध किया। यदि आपको मैं हरियाणा की बड़ी घटनाओं की बात करूं, 2007 में गोहाना अग्निकांड हुआ था। उस समय हमारे कुछ लोग उसको लीड कर रहे थे। जब 2010 में बिल्कुल घटना हुई, उसको हमने लीड किया था, तो उसका परिणाम सारा देश देख रहा है। देखिए, हमारा फोकस उस मुद्दे पे रहना चाहिए, इस मुद्दे के लिए तो आप यहाँ आए हैं। हम पूरे देश भर की समस्या आज यहाँ खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो मेरा सब, हाँ, मतलब ये भी तो एक मुद्दा है भाई साहब, प्लीज एक मिनट रुको यार, बात करने दो ना। ये मुद्दा नहीं है क्या पॉलिटिकल चाबी ना होने का? तो आपका जवाब तो दबाई क्यों जा रहे हैं यार? जी देखिए, जो जिसकी बात है, हम ये राजनीतिक परिपेक्ष के लिए हमने यहाँ पर ये रखा है। इस समय एग्जैक्टली हमारे सामने क्या है, ये बहुत सारे हमारे समाज के मुद्दे, आज के नहीं सदियों के बहुत मुद्दे, और इस मुद्दों पर सामूहिक रूप से क्रियान्वयन करने की जरूरत है। आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा है, एक व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और बात यहाँ पे वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, बात है वंचित समाज की, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी। अगर वो अपने महा समाज के लिए करते तो शायद हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता। वो किसी एक समाज के परिपेक्ष नहीं है। आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी भागीदारी ना होना है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हम आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, इसलिए हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है या बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं कि ये आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ये ज्यादा परिपेक्ष और ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। पत्रकार जी ने यही तो पूछा आपसे कि पॉलिटिकल बेस क्या है, आपकी आगे की तैयारी क्या है, उसी पे मैंने क्वेश्चन किया। राजनीतिक तैयारी डेफिनेटली हर चीज, आज का जो चुनाव है ना जी, आज का चुनाव में आया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसकी भी पूरी व्यवस्था करने में भी पैसा खर्च होता है। हमारे समाज बहुत ज्यादा गरीब है, वंचित को वंचित रखा गया है, रिजर्वेशन के अंदर अंडर रिजर्वेशन, कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आगे बढ़ गए और बाकी का समाज को धक्का मार के पीछे कर दिया गया है। तो जब तक हम सब मिलकर एक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करके, बिना अपने बेसिक इंटरेस्ट को भूलकर, हम आर्थिक इंटरेस्ट को भूलकर सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम साथ में आ पाएंगे। जब मैं की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, चाहे वो हमारा इस्तेमाल कल भी करते रहे थे, हम गुलाम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जब तक आप और मैं सब आ नहीं पाएंगे, हम आ नहीं पाएंगे। मैं कंप्लीट कर रही हूँ सर
कि वो हम राजनीतिक रूप से देखेंगे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत। आज राजनीति ना सस्ती नहीं रह गई है, आज राजनीति बड़ी महंगी हो गई है। कहीं पर भी जाना है वो महंगा हो गया है, कहीं पर भी चाय पिलानी है और पीनी है वो भी महंगी हो गई है। भूखे पेट भजन ना हो, वो पाला वाली बात है। तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा। अभी पहले हम डिमांड करें, पहले हम एंट्री लेंगे, मजबूती से एंट्री लेंगे और एंट्री मतलब अपने लोगों को भेजेंगे, फिर अपनी पार्टी की परिपेक्ष। हमारे सामने माननीय काशीराम जी ने एक बहुत बड़ी मतलब चीजें हमारे सामने रखी। अनफॉर्चुनेटली हम फेल्ड हैं, हमें वो चीजें नहीं हो पाई मजबूती से। हमें वापस से उसको रीजनरेट करने की जरूरत है, उसके अंदर जान फूंकने की जरूरत है। हमें समाज को एकत्रित करने की, हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि बार्गेनिंग कंडीशन में आना बहुत जरूरी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई किसको जिता रहे किसको नहीं। हम जी एक पार्टी के एक कैंडिडेट को जिताने की बात करें, हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हम अगर उस क्षेत्र की जहाँ पर है हम उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चयनित करेंगे। अगर कोई पार्टी नहीं समझ, क्या वो कैंडिडेट हमारे समाज की बात को रख सकता है? तो हम डेफिनेटली वर्क है। अभी हम पार्टी हमारी नहीं, तो वी शुड नीड टू वर्क एज अ बार्गेनिंग कंडीशन। मैं एज अ प्रोफेसर, एज अ एक्टिविस्ट, मैं चीज को सभी लोग, आप कई सारे भाई बंधु मेरे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। मैं एक जाति की बात नहीं करती, मैं सर्व समाज की बात करती। सर्व समाज मतलब हमारा बहुजन समाज। तो इसलिए राजनीतिक रूप से अभी होगा, हम उसमें देखेंगे। मैं आगे की बात कर देता हूँ। एक मिनट बॉस, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, कुछ और को भी मौका दे दो। भाई साहब आगे से पूछो। अरे खड़े हैं ना, जल्दी आगे क्या कुछ ये सवाल है मेरा कि हम मानते हैं कि ये समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है और इसकी ताकत है, और इस ताकत को इसने हरियाणा में भी दिखाया। जो आपने बताया 2007 से जो मूवमेंट चला वो हम आपका समझ रहे हैं, बहुत वाकई में काबिल तारीफ है। मेरा सवाल यह है कि वाल्मीकि समाज से अलग इसमें और कौन कौन से समाज है जिनको आप लेके चल रहे हैं? वो कौन से समाज है और उनके कौन कौन से लोग आपके साथ में हैं, और दिल्ली के अंदर उनकी क्या हिस्सेदारी की बात आप लोग कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि उस पर आप कोई बात। आपका जो सवाल है, मैं पहले अपनी पहचान आपको बता दूं। मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह खुंडा पंजाब से हूँ, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ाई लड़ी गई उसमें मैंने और हमारी जो टीम है उसने बहुत बड़ा जो काम किया। पहले तो बात जो आपकी बात मैं आपको एक संदर्भ से समझाता हूँ कि जैसे डीएससी की आप बात करते हैं, तो डीएससी के हो रहा भाई जो पत्रकार है भाई साहब, ठीक है यार, तो थैंक यू। पत्रकार ही है ये, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का यत्न करता हूँ। जैसे आपने बात की डीएससी में कौन कौन सी जातियां आती है। पहले तो आप ये समझ लें कि जैसे द क्लास नॉट कास्ट, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके जो रिगार्डिंग जो फैसला आया है, इसके रिगार्डिंग ये फैसला है कि जो डीएससी में आती है वंचित जातियां, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वंचित जातियां हैं, जिनको प्रॉपर जो सर्विसेज में जितनी इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है शेड्यूल्ड कास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो पीछे लोग रह गए हैं उनको प्रॉपर हिस्सेदार नहीं मिली है। उन लोगों के लिए जो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था 1 अगस्त 2024 में। वैसे 39 कास्ट है पंजाब में, शेड्यूल्ड कास्ट है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। अब वहाँ पे 37 जो कास्ट एक ग्रुप में और 2 कास्ट है जो है मजहबी सिख और वाल्मीकि। जो वाल्मीकि और मजहबी कास्ट है ये एक ग्रुप है, और जब हमने, आप हैरान होंगे समूह पत्रकार साहिबान, जब हमने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया तो पंजाब में ये 1975 से ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वहाँ पे चल रही थी, अभी भी चल रही है। 2006 में जो जब ईवी चनैया वाला फैसला आया, 2004 में ये स्ट्रक डाउन हुई थी और उसके बाद ये एक्ट बना। तो बात ये है कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो जातियां हैं, इनमें से 2 कास्ट जिनका जो मोर दैट
50% इनकी जो पॉपुलेशन अब तक ये 88 लाख जो 2011 के आंकड़े हैं, उसमें से अब इनकी जो गिनती है, जो प्रॉपर जो इनकी पॉपुलेशन है, ये मोर देन 40 लाख है दो जातियों की। पर जो 39 जातियों में कुछ और जातियां निकाल कर अपने बैकवर्ड क्लासेस से निकालकर बड़ी संख्या में उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया। तो जब ये डाला, उनकी संख्या जो बढ़ गई, तो जातियां भी 37 से बढ़कर 39 हो। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब इन्होंने क्या किया कि ये हो रहा है कि जब 1975 से ये वहाँ पर लागू है, तो अब तक 1 अप्रैल 2023 तक जो हमने RTI माध्यम से जो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डाटा एकत्र किया, तो पंजाब में ये सिर्फ अभी सर्विसेज में है। 1975 से सिर्फ सर्विसेज में है, और सर्विसेज में ये होने के कारण 22 डिपार्टमेंट या ऑफिस ऐसे हैं जिनका जो हमने RTI के तहत डाटा एकत्र किया, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन, मतलब 50 ईयर तकरीबन हो गए हैं, 50 ईयर हो गए हैं रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन होते हुए जब ये डाटा निकल कर RTI के माध्यम से, तब आप लोग हैरान होंगे कि जो मजबी सिख और वाल्मीकि एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, इनकी जो सर्विसेज में इनकी जो भागीदारी थी, ये होनी चाहिए थी 50% शेड्यूल्ड कास्ट में, और ये 1 अप्रैल 2023 तक इनकी गिनती थी 10.89। इतना बड़ा अभी तक जो फर्क है। अब मैंने सिर्फ सर्विसेज की बात करी है। इसी तरह जब हम अदर, जैसे मैं हरियाणा में आते हैं, जैसे मैं हिमाचल में जाते हैं, कुछ कास्टें ऐसी हैं जो पंजाब में या हरियाणा में वो एक ग्रुप में आती है जो जिनको ज़्यादा मिल चुका है, और दूसरे ग्रुप में, जैसे हिमाचल की मैं बात करता हूँ, हिमाचल में जो चमार एक ऐसी कास्ट है, उसको अभी तक भी उनका प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला, लेकिन पंजाब में उनको बहुत ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये किसी स्टेट में इनकी जो भागीदारी है और किसी स्टेट में इनकी जो संख्या है, ये डिफरेंट है, और ये स्टेट टू स्टेट ये डिफर करती है। तो मेरा सवाल है, आपने अपनी एक बात कही थी, कुछ जातियां जो है वो मलाई खा गई, तो उन जातियों का अक्सर ये कहना होता है कि आपने अपने समाज में जो आपके जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं फैलाई आपके समाज, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली अभी मैं भाई साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए आंसर आ जाएगा कि पूरे भारत में जो जातिगत तरीके से जो पहला रिजर्वेशन 1950 की बात है, वो 1930-31 के जनगणना के आधार पर हुआ, जो हम लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। फिर लगातार 76 में जो मतलब जनगणना हुई, उसके ऊपर अभी तक जातिगत जनगणना के आधार पर बहुत सारा स्पेसिफिकेशन हुआ ही नहीं है, पहली बार। तो अब वो डेटा जो स्टेट वाइज तो डेटा हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, और उस डेटा के आधार पर एक नई डिमांड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात आपकी जहाँ पर है कि कुछ जाति हमारी वंचित समाज में, सारी जाति हमारी है, हमारी कोई किसी से नहीं है कि कुछ जाति में कोई सेपरेट वर्ड नहीं बोलूंगी, बट ये है कि कहते हैं कि कुछ लोग, मैं कहती हूँ रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, कुछ लोगों को जिसको मिल गया, सपोज एक बहुत मजबूत हो गया लेकिन एक बहुत मतलब एक को कुछ नहीं मिला है, तो हमें तो अपने आप भी उसको देना होगा। एक परिवार के अंदर पूरी लगातार बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति भी है और मतलब एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा है और उनको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन ऐसे बहुत हमारे जन पे पहली बार भी रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? रिजर्वेशन राशन देने का काम नहीं करता, रिजर्वेशन आपको नॉलेज देकर एजुकेशन के बाद अपने स्टेटस को बनाने की बात करता है। एजुकेशन के अंतर्गत हमारे बच्चों को जब हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, भाई जो आपने कहा कि वो समाज ये कहता है कि भी आपने अपने समाज को अवेयर नहीं किया, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है जो एजुकेटेड हो गए? क्या उन बाकी समाज को एजुकेट करने का उनका काम नहीं है? सिर्फ अपना यहाँ पर बात समाज नहीं आता, यहाँ पे बात जाति आ जाती है कि हमें अपनी जाति, मेरा पेट है वो मैं न दूं काऊ वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक वंचित समाज का हिस्सा हो, अर्थात आपके जो अन्य भाई बंधु हैं वो जाति क्या संबंध रखते हैं,
अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात करी है, जाति विहीन समाज की बात करी है। रिजर्वेशन जाति पे नहीं, रिजर्वेशन उस वर्ग को मिल रहा है जो वंचित समाज में आता है, और उसमें 1028 जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत गई, और वहां पे 2, 3, 4 जातियों को ही मिले, तो बाकी की जो हजारों सोइयों जातियां, उनका क्या हुआ? कहीं पे थोड़ी कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो हमें अवेयरनेस करना काम आपका भी है। आपका सवाल यह है कि 2 तारीख को तो आप शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बाद अगर सरकारें नहीं सुनी तो आपकी आगे का रणनीति क्या? सरकारें कभी भी किसी की नहीं सुनती है, सरकारें कभी किसी की सगी नहीं होती है, वो वोट की सगी होती है, जान लीजिए। ये लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। वो लोग समझते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने लिए काम करे, और हम काम करेंगे जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, अर्थात जनता महत्वपूर्ण है, हमारा एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन डेंट डालने का काम जरूर करेंगे, डेफिनेटली। 2 तारीख के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, 2 तारीख के लिए हम दिल्ली की डीएससी समाज की जनता से नम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने घरों से निकले, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, और जो सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, जो हमें अधिकारों से वंचित रखने का काम करती है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं आपको 2014 की बात बताता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी पचकुया वाल्मीकि मंदिर में गए थे, उन्होंने समाज के लोगों से वायदा किया था कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 2 साल की सरकार बनने के बावजूद भी दिल्ली में ना कोई कच्चा कर्मचारी पक्का हुआ है और ना ठेका प्रथा खत्म हुई है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेकेदारों को अमीर बनाने का ठेका ले रखा है। विकास जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में सरकार बनाते हैं, पत्रकार बंधुओं मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो पंजाब सरकार 176 लाख अफसरों की पोस्ट एडवर्टीज करती है, और उन 176 लाख अफसरों में कोई रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं रखी गई थी। जब दिल्ली नेशनल कमीशन SC/ST ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया, पंजाब सरकार बजाय उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई करती, पंजाब सरकार हाई कोर्ट चली गई, और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में ये रिप्लाई दिया कि ये लोग इन पोस्टों के लायक नहीं हैं। नमस्कार दिल्ली वासियों, नमस्कार भारतवासियों। आज मैं दिल्ली की ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां पर दलित समाज के लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, DSC के माध्यम से उनको जगाने की और उन्हें जागृति देने के लिए एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। हमारे बीच में वाल्मीकि समाज से, गुड़गांव से आए एक भाई साहब हैं, सुल्तान वाल्मीकि जी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अभी जो ये चल रहा है दिल्ली में 2025 का मुख्यमंत्री का जो ताजप्रस्ती है उसको लेके चल रहा है, उसमें आपके समाज के लोगों की जगह क्या है दिल्ली सरकार के अंदर? कहते हैं ना कि दिल्ली अगर पक्की किसी की हो गई तो पूरा भारत उसी का हो गया, और ऐसा हुआ भी है, ये आपने देखा पिछले इलेक्शनों के अंदर। तो अभी जो 2025 का इलेक्शन है मुख्यमंत्री को लेकर, आपका समाज, आपकी जो चैन है दिल्ली में, उसके लिए आप कैसे सक्रिय हैं और क्या चाहते हो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे इस समाज को जगाया जाए और उनके प्रति काम किया जाए? देखो भाई साहब, दिल्ली में जो समाज है, जो केजरीवाल जी ने तीसरी बार ये अपनी सरकार बनाई थी, ये झाड़ू के बल पे बनाई थी, और झाड़ू जो निशान है वो वाल्मीकि समाज का है, और वाल्मीकि समाज को बेवकूफ बना के इसने सत्ता पे राज करा। वाल्मीकि समाज को बेवकूफ, वाल्मीकि समाज को गुमराह करके जो कि झाड़ू का जो शुरू से ही जो देखते आ रहे हैं, जो झाड़ू का जो काम करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं, ये बनिए समाज से केजरीवाल, बनिए समाज ने 52 बुद्धि लगा के झाड़ू का निशान लेके इनको बेवकूफ बनाया, और अब तक सत्ता में इन्हें राज करा। पिछली सरकारों ने भी राज करा बेवकूफ बना के। अब जो मिशन है हमारी, जो हरियाणा में जींद में रैली हुई थी, जो सरकार बनी थी, हम ये चाहते हैं जो DSC समाज को हमारा सम्मान दिलाने का काम करेगा हमारा, जो तो दिल्ली में 2 तारीख को जो ये करेंगे, हरियाणा में छोटी सी अंगड़ाई थी, दिल्ली में अब लड़ाई है, अब लड़ाई जारी है और लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज सत्ता की चाबी से वंचित है।
और ना तो वो लोकसभा में जगह बना सके, ना वो विधानसभा में स्टेटों के अंदर कहीं है कोई कुछ, लेकिन उतना नहीं है। लेकिन आने वाला जो आपका भविष्य और वर्तमान है, इन बच्चों का वर्तमान है, आपको यूपीएससी में जगह नहीं, आपको एसएससी में जगह नहीं, आपको डॉक्टरेट में जगह नहीं, आपको जुडिशल में जगह नहीं, तो कैसे होगा जब आपका पॉलिटिकल बेस कमजोर है, आपके पास सत्ता की चाबी नहीं है। अन्य दल, अन्य जातियां सब अब जातीय समीकरण को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज क्यों वंचित? वंचित है, वंचित रहेगा नहीं, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पे डीएससी समाज काम करेगा। और डीएससी समाज जो अब लड़ाई लड़ रहा है, एक जगह जो जीत होती है, अब हरियाणा में हमारी जीत हुई है, अब हमारी दिल्ली की बारी है, और आगे पूरे देश में हम काम करेंगे, वंचित रहने नहीं देंगे, जागरूक का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और उनको उच्च पद दिलाने का काम। दिल्ली में 16,000 बच्चों की काउंटिंग की गई जो हाथ में पोजीशन लेके घूम रहे हैं, जिनके हाथ में डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन वो यूपीएससी से वंचित, वो एसएससी से वंचित, जगह नहीं उनको। तो जब पॉलिटिकल बेस ही नहीं वाल्मीकि समाज का, सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो हिस्सेदारी भागीदारी तो लेनी पड़ेगी, और जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। हिस्सेदारी के बिना कुछ भी नहीं। जब तक हमारा संसद में और विधानसभा में लोग नहीं पहुंचेंगे तो कौन सुनेगा और कौन हमारी आवाज को उठाएगा। लेकिन हम लोकसभा में और विधानसभा में अपने लोगों को भेजने का काम करेंगे और अपनी बातों को मनवाने का काम। अभी वाल्मीकि समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप गुड़गांव से हो, दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? एक चैन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे होगा दिल्ली के अंदर? दिल्ली में तकरीबन 16 से 17-18 लाख वोट बैंक आपका है, और तब भी वो आप सत्ता की चाबी से वंचित, तो कैसे होगा? क्या संबोधित करेंगे? हरियाणा में 2007 से लड़ाई लड़ रहे थे, जीत हुई ना, और सरकार बनने जा रही थी कांग्रेस की, बीजेपी की बनाई, सरकार को गिरे दिया, क्योंकि सरकार ने नुकसान करा था, हुड्डा सरकार ने नुकसान करा था। हुड्डा सरकार बोलते हैं, कांग्रेस को हुड्डा सरकार बोलते हैं हरियाणा में, तो बीजेपी सरकार को बनाया। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारी सुनेगा, जो हमारे लोगों की सुनेगा, केजरीवाल को हटा के जो भी आगे आएगा जो हमारे लोगों की सुनेगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम। तो अब ये डीएससी जो इंडिया लेके आप बैठे हो, इनका आगे का मिशन क्या है और कौन सी तारीख को ये संबोधित करेंगे? 2 तारीख को कर रहे हैं प्रोग्राम, और उसकी रूपरेखा हम आपको बता देंगे आगे। अभी तो ये छोटी लड़ाई, आगे बहुत। क्या नाम है? सुल्तान वाल्मीकि। तो ये देखिए, गुड़गांव से आए सुल्तान वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि समाज के बारे में बताया, और डीएससी के संस्थान को लेके वो कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमारा समाज वंचित नहीं रहेगा, ना एजुकेशन में और ना ही पॉलिटिकल में, और ना ही यूपीएससी में, ना एसएससी में। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रजभूषण, जय हिंद, जय भारत।